हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम अक्टूबर मंथ के आरबीआई सर्कुलर्स को बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप इस लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला सर्कुलर है, ये सर्कुलर 1 अक्टूबर 2024 का है। बहुत बार क्या होता है ना, किसी पर्सन से या फिर किसी एंटिटी से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का जो प्रोविजन है वो वायलेट हो जाता है, उसका उल्लंघन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रावेंशन। तो ऐसे केस में ना वैसे पर्सन या फिर वैसे एंटिटी के पास एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है जिसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो पर्सन या फिर एंटिटी एक सर्टेन फी या फिर फाइन दे करके उसके द्वारा जो कॉन्ट्रावेंशन किया गया होता है, जो नियम का उल्लंघन किया गया होता है, उसको वो सेटल कर सकता है बिना लेंदी लीगल प्रोसीडिंग्स फेस किए हुए। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रवेंशंस अंडर फेमा 99 को लेकर के ही आरबीआई ने पूरा डायरेक्शंस इशू किया है, पूरा गाइडलाइंस इशू किया है, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बेसिक्स देखेंगे कि ये कंपाउंडिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रवेंशन क्या होता है। फिर हम आरबीआई का सर्कुलर देखेंगे और उसके बाद हम जो सर्कुलर में अटैच है डायरेक्शन, पूरा गाइडलाइंस, उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम कंप्लीट गाइडलाइंस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं तो इसीलिए इस सर्कुलर को समझाने में थोड़ा समय लग सकता है और बहुत सारा टेक्निकल टर्म भी है। तो मैं कोशिश करूंगी कि जितना आसान शब्दों में हो सकता है उसको समझाने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कॉन्ट्रवेंशन ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रवेंशन अंडर फेमा 99। ओके, इसके लिए डायरेक्शंस इशू किया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कॉन्ट्रवेंशन एंड कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रवेंशन क्या होता है। तो देखिए, अगर हम कॉन्ट्रवेंशन का बात करें तो हिंदी में उसको उल्लंघन बोला जाता है। ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का अगर कोई भी प्रोविजन ब्रीच होता है या फिर इस एक्ट के तहत कोई रूल्स इशू किया गया है, रेगुलेशंस इशू किया गया है, नोटिफिकेशन, ऑर्डर्स, डायरेक्शन, सर्कुलर्स इशू किया गया है, उसका अगर ब्रीच होता है, उसका अगर उल्लंघन होता है तो उसको कॉन्ट्रावेंशन बोला जाएगा। ओके, नाउ कंपाउंडिंग क्या है। तो कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वॉलेंटरी कोई व्यक्ति जिसने कि फेमा के प्रोविजन को या फिर इसके तहत रूल्स रेगुलेशंस जो इशू किया गया है उसका उसके द्वारा ब्रीच हुआ है, उसका उसने उल्लंघन किया है। तो कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वो व्यक्ति अपनी इच्छा से आगे आकर के इस बात को एडमिट करता है कि उसके द्वारा कॉन्ट्रवेंशन किया गया है, वो गिल्टी है, और वो रिक्वेस्ट करता है कि उसको सेटल किया जाए। ओके, तो ये पूरा होता है कंपाउंडिंग प्रोसेस। समझ में आ गया। अब देखिए, रिजर्व बैंक एम्पावर है, उसके पास राइट है, वो ऑथराइज है किसी भी कॉन्ट्रावेंशन का कंपाउंडिंग करने के लिए, जो कि फेमा 99 के सेक्शन 13 के तहत डिफाइंड है। इसका मतलब क्या है कि रिजर्व बैंक किसी भी इंडिविजुअल या फिर एंटिटी को अलाउ कर सकता है कि वो कंपाउंडिंग के थ्रू उसके द्वारा जो कॉन्ट्रवेंशन किया गया है उसका वो सेटलमेंट कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑथराइज है, इसके पास राइट है किसी भी कॉन्ट्रवेंशन का कंपाउंडिंग करने के लिए, जो कि फेमा 99 के सेक्शन 13 के तहत डिफाइन है, एक्सेप्ट सेक्शन 3 सबसेक्शन ए के तहत जो कॉन्ट्रवेंशन होता है। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन ए के तहत अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन होता है, अगर इसके तहत कोई उल्लंघन होता है, तो फिर उसका कंपाउंडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रवीनर होता है जिसके द्वारा नियम का उल्लंघन किया गया होता है, उसको पर्सनल हियरिंग का चॉइस दिया जाता है अपना साइड रखने के लिए, और उसके बाद फिर एक कंपाउंडिंग के लिए स्पेसिफाइड सम तय होता है जिसको हम लोग कंपाउंडिंग अमाउंट बोलते हैं। तो वो कंपाउंडिंग अमाउंट कॉन्ट्रवीनर को देना होता है, और फिर जो पूरा कॉन्ट्रवेंशन उसके द्वारा किया गया रहता है, जो उसने नियम का उल्लंघन किया होता है, उसका सेटलमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पूरा कंपाउंडिंग प्रोसेस है ना, ये एक वॉलेंटरी प्रोसेस है। कोई इंडिविजुअल है, कोई कॉर्पोरेट है, उसके द्वारा गलती से या फिर जानबूझ करके उसने जो फेमा का प्रोविजन है उसका उल्लंघन किया है, तो ये उसके ऊपर है। अगर वो चाहता है तो वो कंपाउंडिंग प्रोसेस के थ्रू अपना गलती एडमिट करके यहाँ पे जो भी उसके द्वारा कॉन्ट्रवेंशन किया गया उसका वो सेटलमेंट कर सकता है। ओके, तो इट इज अ वॉलेंटरी प्रोसेस। अब देखिए, ये जो पूरा कंपाउंडिंग है ना, कंपाउंडिंग वैसे पर्सन को जिसने कि फेमा के प्रोविजन को कॉन्ट्रवीन किया है, जिसने कि फेमा के प्रोविजन को ब्रीच किया है, उसको ये कंफर्ट प्रोवाइड करता है। किस तरीके से, तो यहाँ पे जो लेंदी लीगल प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है,
जिसमें काफी कॉस्ट भी आता। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करके ये जो कंपाउंडिंग है वो ऐसे पर्सन को जिसने कि फेमा 99 के प्रोविजंस का उल्लंघन किया है उसको एक कंफर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग्स रूल 2024 के रूल 9 के तहत जो भी केसेस आता है वो एलिजिबल नहीं होता है रिजर्व बैंक के द्वारा कंपाउंडिंग के लिए। ठीक है, तो ये हमने बेसिक देख लिया कि कॉन्ट्रवेंशन क्या होता है। फेमा का कोई भी प्रोविजन है उसका ब्रीच हो रहा है तो वो कॉन्ट्रवेंशन बोला जाएगा, या फिर इसके तहत कोई भी रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन ऑर्डर्स डायरेक्शन सर्कुलर्स इशू किया गया उसका अगर ब्रीच होता है तो क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रवेंशन माना जाएगा। और कंपाउंडिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जिस व्यक्ति के द्वारा कॉन्ट्रवेंशन किया गया है वो अपनी मर्जी से आता है और वो इस बात को एडमिट करता है कि उसके द्वारा कॉन्ट्रवेंशन किया गया है, वो गिल्टी है, और वो रिक्वेस्ट करता है कि जो भी उसके द्वारा कॉन्ट्रवेंशन किया गया है उसका सेटलमेंट हो। ठीक है, तो समझ में आ गया कॉन्ट्रवेंशन क्या होता है, कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रवेंशन क्या होता है, और आरबीआई के पास क्या पावर है। आरबीआई किसी भी कॉन्ट्रवेंशन का कंपाउंडिंग कर सकता है जो कि फेमा 99 के सेक्शन 13 के तहत डिफाइन है। ओके, अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर कि सर्कुलर में क्या बोला गया है। देखिए यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के सेक्शन 15 के प्रोविजंस में कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रवेंशन के बारे में बात हुआ है, और यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एम्पावर किया गया है कि वो किसी भी कॉन्ट्रवेंशन का कंपाउंडिंग कर सकता है जो कि फेमा 99 के सेक्शन 13 के तहत डिफाइन है। ये हमने पहले ही देख लिया था, एक्सेप्ट फेमा 99 के सेक्शन 3 सबसेक्शन ए के तहत अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन होता है तो याद रखिएगा कि फेमा 99 के सेक्शन 3 सबसेक्शन ए के तहत अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन होता है तो फिर उसका कंपाउंडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे जिस भी व्यक्ति के द्वारा कॉन्ट्रवेंशन किया जाता है, नियम का उल्लंघन किया जाता है, उस व्यक्ति के द्वारा एक एप्लीकेशन दिया जाता है जिसको हम लोग कंपाउंडिंग एप्लीकेशन बोलते हैं, और उस एप्लीकेशन के आधार पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कॉन्ट्रवेंशन है उसका कंपाउंडिंग करता है। ओके, डोंट वरी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको चीजें पूरा क्लियर होते जाएगा कि एक दूसरे से चीजें कैसे कनेक्ट कर रहा है। ओके, ओके, अब यहाँ पे देखिए भारत सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग्स रूल्स 2024 को नोटिफाई किया है, और यहाँ पे सरकार ने जो इस नए रूल्स को नोटिफाई किया है तो इसने जो 2000 का रूल्स था फॉरेन एक्सचेंज कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग्स रूल्स 2000 जो था उसको इसने क्या कर दिया, यहाँ पे उसको इसने सुपरसीड कर दिया, मतलब कि उसको इसने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो अभी जो इफेक्टिव रूल्स है वो कौन सा है, फॉरेन एक्सचेंज कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग्स रूल्स 2024। ओके, अब देखिए यहाँ पे फेमा 99 के सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 के तहत आरबीआई जो फेमा एक्ट है, फेमा एक्ट के प्रोविजंस के कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए इसके तहत जो भी रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन डायरेक्शन ये सब इशू किया गया है, इसके कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए किसी भी ऑथराइज पर्सन से जो इंफॉर्मेशन होता है उसका डिमांड कर सकता है। ठीक है, इन सब के अलावा यहाँ पे ऑथराइज डीलर को भी बोला गया है कि वो अपने सिस्टम में नेसेसरी चेक्स बैलेंसेस को इंश्योर करके रखे, जो भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स में उनके द्वारा हैंडल किया जाता है, जो उसका रिपोर्टिंग होता है इसको लेकर के, ताकि जो ऑथराइज डीलर्स है उसके द्वारा फेमा 99 के प्रोविजंस का उल्लंघन ना हो। ओके, इन सब के अलावा यहाँ पे सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 के तहत एक बात को एम्फेसाइज किया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइज पर्सन के ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सकता है। किस किस चीज के लिए पेनल्टी इंपोज कर सकता है, तो अगर जो ऑथराइज पर्सन है उसने किसी ऐसे डायरेक्शन का कॉन्ट्रवेंशन किया, किसी ऐसे डायरेक्शन का उल्लंघन किया जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है, या फिर आरबीआई ने ऑथराइज पर्सन को बोला हुआ है कोई रिटर्न फाइल करने के लिए और ऑथराइज पर्सन वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, तो इन सब रीजन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइज पर्सन के ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी एडी कैटेगरी 1 बैंक्स है और ऑथराइज बैंक्स है उसको बोला गया है कि वो इस सर्कुलर का जो कंटेंट है उसको अपने क्लाइंट को बताएंगे। ठीक है, इन सब के अलावा एप्लीकेबिलिटी तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जितना भी ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स है और ऑथराइज बैंक है उन सब के ऊपर ये जो सर्कुलर है ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सर्कुलर देख लिया, इसमें जनरल बातें बोला गया था। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि जो कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रवेंशंस अंडर फेमा 99 है, फेमा 99 के तहत जो भी कॉन्ट्रवेंशंस होता है, इसके प्रोविजंस का जो उल्लंघन होता है तो उसका जो कंपाउंडिंग होता है उसके लिए यहाँ पे जो गाइडलाइंस इशू किया गया उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार ने फेमा 99 के सेक्शन 46 और सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के तहत जो पावर है उसका इस्तेमाल करके फॉरेन एक्सचेंज कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग्स रूल्स 2024 को नोटिफाई किया है, जिसको कंपाउंडिंग रूल्स 2024 के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पे किस चीज़ से रिलेटेड है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत जो अलग अलग कॉन्ट्रावेंशंस होता है उसके कंपाउंडिंग को लेकर के है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि फेमा 99 के सेक्शन 15 के तहत, फेमा 99 के सेक्शन 13 के तहत कोई भी कॉन्ट्रावेंशन है उसका कंपाउंडिंग किया जा सकता है। तो जिस भी व्यक्ति ने कॉन्ट्रावेंशन किया है उसके द्वारा एप्लीकेशन दिया जाता है और जिस डेट को एप्लीकेशन रिसीव होता है उसके 180 डेज के अंदर उसका जो कॉन्ट्रावेंशन है उसका कंपाउंडिंग हो जाना चाहिए रिजर्व बैंक के ऑफिसर्स के द्वारा। ओके, कंपाउंडिंग रूल्स 2024 के रूल 4 के तहत, ठीक है। तो ये वाला प्रोविजन एक बार और हम देख लेते हैं। तो फेमा 99 के सेक्शन 15 के तहत, फेमा 99 के सेक्शन 13 के तहत कोई भी कॉन्ट्रावेंशन का कंपाउंडिंग हो सकता है, किसके द्वारा, तो रिजर्व बैंक के ऑफिसर्स के द्वारा किया जा सकता है। जिस भी व्यक्ति के द्वारा कॉन्ट्रावेंशन किया गया है उसके द्वारा एप्लीकेशन दिया जाता है, तो उस एप्लीकेशन के आधार पे उस कॉन्ट्रावेंशन का कंपाउंडिंग किया जा सकता है। और कितने दिनों के अंदर जो कॉन्ट्रावेंशन हुआ है उसका कंपाउंडिंग हो जाना चाहिए, पूरा सेटलमेंट हो जाना चाहिए। तो जिस डेट को जो एप्लीकेशन है वो रिसीव किया गया है उसके 180 डेज के अंदर जो कंपाउंडिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, कंपाउंडिंग रूल्स 2024 के रूल 4 के हिसाब से। ओके, अब देखिए यहाँ पे फेमा के सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 के तहत कोई भी पर्सन जिसके द्वारा फेमा 99 का कोई प्रोविजन है उसका उल्लंघन किया जाता है, या फिर इस एक्ट के तहत जो भी रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, डायरेक्शन या ऑर्डर इशू किया गया उसका उल्लंघन किया जाता है, या फिर किसी भी ऐसे कंडीशन का उल्लंघन किया जाता है जिसको कि आरबीआई ने सेट किया है, आरबीआई ने कुछ ऑथराइजेशन दिया था, कुछ परमिशन दिया था और उसमें कुछ कंडीशन अटैच था जिसका उल्लंघन किया गया है। तो ऐसे केस में वो जो व्यक्ति रहेगा ना, अपॉन एडजुडिकेशन, जब ये प्रूफ हो जाएगा कि वो व्यक्ति के द्वारा सच में कॉन्ट्रावेंशन किया गया है, तो यहाँ पे उसके द्वारा जो भी कॉन्ट्रावेंशन किया गया होगा अगर उसमें जो पैसा इन्वॉल्व होगा वो क्वांटिफिएबल होगा, यानी कि उसको क्लियरली डिटरमाइन किया जा सकता होगा कि हाँ इतना पैसा इन्वॉल्व है, तो इस केस में उस व्यक्ति को जितना भी पैसा इन्वॉल्व होगा उसका अप टू 3 गुना तक पेनल्टी के तौर पे देना पड़ सकता है। सपोज कि 10,000 रुपए इन्वॉल्व है, इसको क्लियरली डिटरमाइन किया जा सकता है, तो उसके द्वारा जो कॉन्ट्रावेंशन किया गया है उसमें 10,000 रुपीज इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे उस व्यक्ति को अप टू 3 गुना तक, मतलब कि अप टू 30,000 रुपीज तक इस केस में यहाँ पे जो पेनल्टी है वो देना पड़ सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर जो अमाउंट है वो क्वांटिफिएबल नहीं है, उसको क्लियरली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है कि कितना पैसा इन्वॉल्व है कॉन्ट्रावेंशन में, तो इस केस में उसको अप टू 2 लाख रुपीस तक पेनल्टी के तौर पे देना पड़ सकता है। ओके, और अगर उसके द्वारा जो कुछ उल्लंघन किया गया है वो ऐसा नहीं है कि उसने एक ही बार उल्लंघन किया, वो कंटिन्यू है, वो लगातार हो ही रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट डे के बाद, फर्स्ट डे उसके द्वारा जो कॉन्ट्रावेंशन किया गया था उसके बाद जितना भी दिन जो कॉन्ट्रावेंशन है वो कंटिन्यू रहता है, तो हर दिन के लिए उसको यहाँ पे 5,000 रुपीज करके पेनल्टी के तौर पे देना पड़ेगा। ओके, तो ये यहाँ पे पेनल्टी है अगर कोई पर्सन फेमा एक्ट के प्रोविजंस का उल्लंघन करता है, इसके तहत कोई भी रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, डायरेक्शन इशू किया गया उसका उल्लंघन करता है, किसी कंडीशन का उल्लंघन करता है जिसको कि आरबीआई ने सेट किया है, तो यहाँ पे उसके लिए ये पेनल्टी है। ओके, तो जो कॉन्ट्रवीनर है जिसके द्वारा नियम का उल्लंघन किया जाता है उसको इस हार्श पेनल्टीज से रिलीफ देने के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 है उसके तहत यहाँ पे कंपाउंडिंग का जो फैसिलिटी है वो ऐसे पर्सन को जो कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है और उसके द्वारा इस एक्ट का वायलेशन हो जाता है, या फिर इस एक्ट के तहत कोई रूल या फिर रेगुलेशंस इशू किया गया उसका वायलेशन हो जाता है, तो वैसे पर्सन को यहाँ पे फेमा 99 के सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के तहत कंपाउंडिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो उसके ऊपर जो कंप्लायंस बर्डन है उसको कम करने के लिए, जो कॉस्ट है उसको कम करने के लिए वैसे पर्सन को यहाँ पे जो कंपाउंडिंग का फैसिलिटी है वो प्रोवाइड किया गया है कि वो एक वन टाइम फी दे करके, वन टाइम कुछ पैसा दे करके जो भी उसके द्वारा कॉन्ट्रावेंशन किया गया है उसका वो सेटलमेंट कर सकता है।
ओके, यहाँ तक समझ में आया? देखिए कहीं पे भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो डोंट वरी, आप कमेंट पे हमें अच्छे से लिख के बताइए कि आपको क्या कंफ्यूजन है, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। हालांकि देखिए यहाँ पे कंपाउंडिंग रूल्स 2024 के रूल 4 सब रूल 2 और रूल 9 के अंदर अगर कोई केसेस आता है तो फिर वो कंपाउंडिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहले भी शायद हमने देखा था, फिर से यहाँ पे रिपीट किया गया है, बहुत सारी चीजें जिसको बार बार यहाँ पे रिपीट किया गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस एक्ट के तहत जो भी रूल्स रेगुलेशंस इशू किया गया है, तो यहाँ पे पूरा एक लिस्ट दिया गया है कि इस एक्ट के तहत कौन कौन सा जो रूल्स है रेगुलेशंस है जिसको कि इशू किया गया है, अगर उसका कॉन्ट्रवेंशन होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कंपाउंडिंग अथॉरिटी है वो उसका कंपाउंडिंग कर सकता है रीजनल ऑफिसेस पे। तो पूरा एक लिस्ट दिया गया है कि कैसे कैसे रूल्स, कैसे कैसे रेगुलेशंस का अगर कॉन्ट्रवेंशन होता है तो यहाँ पे जो रिजर्व बैंक का कंपाउंडिंग अथॉरिटी है वो उसका कंपाउंडिंग कर सकता है अपने रीजनल ऑफिसेस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा लिस्ट है, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। हालांकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप पॉज करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोविजंस के बारे में हम बात करने वाले ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और अगर आपसे कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रवेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस पॉइंट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। जाहिर सा बात है कोई पर्सन है उसके द्वारा कुछ कॉन्ट्रवेंशन किया गया है, उसने कुछ नियम का उल्लंघन किया है और वो चाहता है कॉन्ट्रवेंशन का सेटलमेंट कंपाउंडिंग के थ्रू हो, तो उसको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, कंपाउंडिंग एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जो एप्लीकेंट होगा वो यहाँ पे कंपाउंडिंग एप्लीकेशन सबमिट करेगा रेलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ। वो फिजिकली कर सकता है कंपाउंडिंग एप्लीकेशन सबमिट, या फिर आरबीआई का जो प्रवाह पोर्टल है उसके थ्रू वो कंपाउंडिंग एप्लीकेशन को सबमिट कर सकता है, ठीक है। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले ही आरबीआई के द्वारा प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो प्रवाह का फुल फॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ओके, तो प्रवाह पोर्टल एक सिक्योर वेब बेस्ड पोर्टल है। सिक्योर वेब बेस्ड पोर्टल का मतलब क्या है कि ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, आप इसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और ये सिक्योर है। यहाँ पे यूएस का जो डेटा रहता है वो सिक्योर रहता है। तो प्रवाह पोर्टल एक सिक्योर वेब बेस्ड पोर्टल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया है और ये इंडिविजुअल एंटिटीज को हेल्प करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उसको जो अलग अलग रेगुलेटरी अप्रूवल लेना होता है, लाइसेंसेस लेना होता है, ऑथराइजेशन लेना होता है उसमें, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया, तो इसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अलग अलग अप्रूवल लेना होता है, राइट। तो यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल या फिर एंटिटी प्रवाह पोर्टल के थ्रू जो अप्रूवल है वो ले सकता है। यहाँ पे वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है अप्रूवल लेने के लिए, एप्लीकेशन का वो स्टेटस चेक कर सकता है, अगर आरबीआई से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आरबीआई उससे पूछता है तो उसका वो रिप्लाई कर सकता है। तो ये है प्रवाह पोर्टल। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो एप्लीकेंट है वो कंपाउंडिंग एप्लीकेशन रेलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ फिजिकली सबमिट कर सकता है या फिर प्रवाह पोर्टल के थ्रू सबमिट कर सकता है, या तो वो खुद से कर सकता है या फिर आरबीआई के द्वारा जो मेमोरेंडम ऑफ कॉन्ट्रवेंशन इशू किया गया होगा, जो नोटिस इशू किया गया होगा, उसके आधार पे वो कंपाउंडिंग एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब देखिए जो कंपाउंडिंग एप्लीकेशन है ना, जब कंपाउंडिंग एप्लीकेशन सबमिट किया जाएगा तो उसके साथ एक प्रिस्क्राइब्ड फी भी सबमिट करना होगा। अब ये फी कितना है, तो 10,000 रुपीज प्लस एप्लीकेबल जीएसटी, और यहाँ पे जो अभी एप्लीकेबल जीएसटी वो कितना है, 18% है। ओके, तो जो भी कंपाउंडिंग एप्लीकेशन सबमिट किया जाएगा तो उसके साथ एक प्रिस्क्राइब्ड फी भी सबमिट किया जाएगा, और ये प्रिस्क्राइब्ड फी कितना है, 10,000 रुपीज है प्लस एप्लीकेबल जीएसटी, और अभी जो एप्लीकेबल जीएसटी है वो कितना है, 18% के रेट से जो भी जीएसटी है वो सबमिट करना पड़ेगा। ओके, तो कंपाउंडिंग एप्लीकेशन के साथ प्रिस्क्राइब्ड फी भी सबमिट करना पड़ेगा, 10,000 रुपीज प्लस एप्लीकेबल जीएसटी। ओके, अब किस तरीके से ये जो फी है वो सबमिट किया जा सकता है, देखिए आपसे ना क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि कंपाउंडिंग एप्लीकेशन जो सबमिट किया जाएगा उसके साथ कितना फी सबमिट करना होगा। ओके, तो 10,000 रुपीज प्लस एप्लीकेबल जीएसटी। तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन फी है वो किस तरीके से सबमिट किया जा सकता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फेवर में डिमांड ड्राफ्ट इशू करके सबमिट किया जा सकता है, या फिर एनईएफटी के थ्रू सबमिट किया जा सकता है, या फिर किसी भी परमिसिबल इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू सबमिट किया जा सकता है। समझ में आ गया।
अब देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी का पेमेंट होगा तो इसको लेकर के एक इंटीमेशन भी भेजना होगा, जो भी रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस होगा, सीओ सेल होगा या फिर सेंट्रल ऑफिस होगा, उसको एक नोटिस भी भेजना होगा ईमेल के थ्रू। तो जब एप्लीकेशन फी का पेमेंट होगा उसके 2 घंटे के अंदर जो इंटीमेशन है वो भेज देना होगा रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस को या सीओ सेल को या सेंट्रल ऑफिस को, ओके, एज द केस में भी। अब देखिए यहाँ पे जो कंपाउंडिंग एप्लीकेशन को सबमिट किया जाएगा तो कंपाउंडिंग एप्लीकेशन के अंदर पेमेंट डिटेल्स भी होना चाहिए, इंक्लूडिंग द यूटीआर नंबर, जो यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है, ये भी कंपाउंडिंग एप्लीकेशन के अंदर मेंशन होना चाहिए। तो ये एक एविडेंस के तौर पे काम करेगा कि जो एप्लीकेशन फी है उसका पेमेंट हो चुका है, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन है जो कि रिजर्व बैंक को सबमिट किया जाएगा तो यहाँ पे उस एप्लीकेशन के अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होना चाहिए। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या क्या होना चाहिए, तो एप्लीकेंट का नाम होना चाहिए, जो भी ऑथराइज ऑफिशियल्स या रिप्रेजेंटेटिव है एप्लीकेंट का उसका डिटेल होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, यहाँ पे टेलीफोन या मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन में जो कंपाउंडिंग एप्लीकेशन है उसको रिटर्न भी किया जा सकता है। तो कौन कौन सा कंडीशन है, तो अगर एप्लीकेंट के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है वो कंप्लीट नहीं किया गया, मतलब उसको लेट्स से कि एप्लीकेशन के साथ कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट सबमिट करना था वो उसने नहीं किया, तो यहाँ पे इस केस में जो कंपाउंडिंग एप्लीकेशन है वो रिटर्न हो सकता है, या फिर उसका जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट है, या फिर जो एप्लीकेशन फ़ी है वो पे नहीं किया गया एप्लीकेंट के द्वारा। तो इन सब कंडीशन में जो कंपाउंडिंग एप्लीकेशन है उसको रिटर्न किया जा सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक बार जब एप्लीकेशन फी का पेमेंट हो गया तो फिर एप्लीकेशन फी का रीपेमेंट नहीं होगा, एप्लीकेशन फी को रीपे नहीं किया जाएगा अगर कंपाउंडिंग एप्लीकेशन रिटर्न किया जाता है तो। हालांकि जब दोबारा रीसबमिट किया जाएगा कंपाउंडिंग एप्लीकेशन तो उस समय में फिर दोबारा से एप्लीकेशन फी पे करने का जरूरत नहीं होगा उस कॉन्ट्राविनर को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये पूरा अभी हमने क्या देखा कि किस तरीके से जो कंपाउंडिंग एप्लीकेशन है वो सबमिट किया जाएगा, ओके। तो कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फिजिकली सबमिट किया जा सकता है, फिर प्रवाह पोर्टल के थ्रू सबमिट किया जा सकता है, और जब कंपाउंडिंग एप्लीकेशन सबमिट किया जाएगा तो उसके साथ एक प्रिस्क्राइब्ड फी भी सबमिट करना होगा। कितने रुपए का प्रिस्क्राइब्ड फी है, तो 10,000 रुपीज प्लस एप्लीकेबल जीएसटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ केसेस है जो कि कंपाउंडिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। किस तरह का केसेस है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। तो मान लीजिए कि कोई पर्सन है और उसके द्वारा पहले कभी कुछ कॉन्ट्रवेंशन किया गया था और उसका कंपाउंडिंग भी हो गया था, ओके। कंपाउंडिंग के थ्रू जो कॉन्ट्रवेंशन उसने किया था उसका सेटलमेंट भी हो गया था। अब जिस डेट को उसने वो कॉन्ट्रवेंशन किया था उसके 3 साल के अंदर उसके द्वारा सेम कॉन्ट्रवेंशन कमिट किया गया, तो फिर इस केस में ये वाला जो कॉन्ट्रवेंशन होगा वो कंपाउंडिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगा, और इस कॉन्ट्रवेंशन के ऊपर जो भी रेलेवेंट प्रोविजन है फेमा एक्ट का वो अप्लाई होगा, ओके। अब देखिए अगर 3 साल के पीरियड के एक्सपायर होने के बाद सिमिलर कॉन्ट्रवेंशन कमिट किया जाता है तो फिर इसका कंपाउंडिंग होगा, इसको फर्स्ट कॉन्ट्रवेंशन के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, ओके। तो अगर 3 साल के अंदर सेम कॉन्ट्रवेंशन किसी पर्सन के द्वारा कमिट किया जाता है तो वो कंपाउंडिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगा, उसके ऊपर फेमा का जो भी रेलेवेंट प्रोविजन है वो अप्लाई होगा। और अगर 3 साल के पीरियड के एक्सपायरी के बाद 3 साल का पीरियड खत्म हो गया इसके बाद उस पर्सन के द्वारा सेम कॉन्ट्रवेंशन कमिट किया जाता है तो फिर वो कंपाउंडिंग के लिए एलिजिबल होगा, उसको फर्स्ट कॉन्ट्रवेंशन के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, ओके। इसके अलावा कुछ कुछ कॉन्ट्रवेंशन है यहाँ पे जो कि सीरियस नेचर का है जो कि कंपाउंडिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगा, जैसे कि ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें ऐसा लग रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है, टेरर फाइनेंसिंग, या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि ये हमारे देश का जो सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है उसको इफेक्ट करेगा, या फिर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें जो कॉन्ट्रवीनर है उसके द्वारा जो कॉन्ट्रवेंशन किया गया है उसका कंपाउंडिंग हो गया है और उसको जो पैसा पे करना था वो उसने पैसा पे नहीं किया है स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान, तो यहाँ पे वैसा कॉन्ट्रवेंशन कंपाउंडिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगा। और इस तरह के कॉन्ट्रवेंशन को जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट है उसको रेफर किया जाएगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, और इस एक्ट के तहत जो नेसेसरी एक्शन है वो लिया जाएगा, ओके। इन सब के अलावा यहाँ पे देखिए कंपाउंडिंग रूल्स 2024 के रूल 9 के तहत बहुत सारा ऐसा ट्रांजेक्शन्स है जो कि कंपाउंडिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगा।
तो यहाँ पे कौन से ट्रांजेक्शन्स का हम बात कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो वैसा ट्रांजेक्शन जिसमें जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो क्वांटिफिएबल नहीं है, मतलब कि उसको क्लियरली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, या फिर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कि सेक्शन 37A के प्रोविजंस को अट्रैक्ट करता है, ओके, या फिर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसको लेकर के जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, जो भी अथॉरिटी है जिसके पास पावर है ऑर्डर पास करने का या फिर डिसीजन लेने का, तो कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसने पहले ही ऑर्डर पास कर दिया है और उसने इस एक्ट के सेक्शन 13 के तहत पेनल्टी भी इम्पोज कर दिया है, ओके, या फिर कोई ऐसा कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग है जिसको लेकर के जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट है उसको लगता है कि इसमें सीरियस कॉन्ट्रावेंशन का मतलब इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रेड फाइनेंसिंग, या फिर इसको लेकर के हमारे देश का जो सोवर्निटी है, इंटीग्रिटी है, उसको खतरा है। तो इस तरह का जो ट्रांजैक्शन का कॉन्ट्रवेंशन है वो एलिजिबल नहीं है कंपाउंडिंग के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ओके। तो ये सब कुछ कुछ केसेस है जो कि एलिजिबल नहीं है कंपाउंडिंग के लिए। इन सब के अलावा यहाँ पे कंपाउंडिंग रूल्स 2024 के रूल 4 सब रूल 1 के तहत सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 का अगर कॉन्ट्रवेंशन होता है, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 का कॉन्ट्रवेंशन इन्वॉल्व है, तो फिर वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा रिजर्व बैंक के द्वारा कंपाउंडिंग के लिए, ओके। तो ये सब यहाँ पे ऐसा केसेस है जो कि कंपाउंडिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, इसका सेटलमेंट कंपाउंडिंग के थ्रू नहीं हो सकता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पूरा कंपाउंडिंग का प्रोसेस है वो कैसे होगा, यहाँ पे पूरा प्रोसीजर बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन रिसीव किया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, तो यहाँ पे उस एप्लीकेशन को एग्जामाइन किया जाएगा। उस एप्लीकेशन के अंदर जो भी डिटेल्स होगा उसके आधार पे एप्लीकेशन को एग्जामाइन किया जाएगा, एसेस किया जाएगा कि जो कॉन्ट्रवेंशन है क्या उसका कंपाउंडिंग हो सकता है कंपाउंडिंग रूल्स 2024 के तहत या नहीं हो सकता है। अगर कंपाउंडिंग हो सकता है तो कॉन्ट्रवेंशन में कितना पैसा इन्वॉल्व है इस बात का पता किया जाएगा, और यहाँ पे जो कंपाउंडिंग अथॉरिटी होगा वो कॉन्ट्रवीनर से फर्दर इंफॉर्मेशन या फिर डॉक्यूमेंट का डिमांड कर सकता है जो कि कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग्स के लिए रेलेवेंट रहेगा, ओके। और यहाँ पे अगर कॉन्ट्रवीनर जो भी उससे एडिशनल इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट का डिमांड किया जाएगा अगर वो सबमिट नहीं कर पाता है स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान, तो फिर इस केस में जो उसका कंपाउंडिंग एप्लीकेशन है उसको रिटर्न भी किया जा सकता है, ओके। और यहाँ पे फेमा 99 के सेक्शन 13 के प्रोविजंस के तहत जो कंपाउंडिंग अमाउंट होगा, ये हमने पहले ही देख लिया था, फेमा 99 के सेक्शन 13 के प्रोविजन के तहत जो कंपाउंडिंग अमाउंट होगा वो कॉन्ट्रवेंशन में जितना अमाउंट इन्वॉल्व है उसके 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। और इन सब के अलावा यहाँ पे जो कंपाउंडिंग अमाउंट जो एप्लीकेंट होगा उसके द्वारा पे किया जाएगा, तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा इसके लिए पूरा एक गाइडेंस नोट बताया गया है, इसको हम देखेंगे। हालांकि यहाँ पे आरबीआई ने क्लेरिफाई कर दिया है कि ये जो गाइडेंस नोट है वो यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ये बस एक रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा कि किस तरीके से रिजर्व बैंक के अथॉरिटीज के द्वारा जो कंपाउंडिंग अमाउंट है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्चुअल कंपाउंडिंग अमाउंट होगा वो डिफर कर सकता है, वो अलग हो सकता है, केस का जो सर्कमस्टांसेस होगा उसके हिसाब से जो एक्चुअल कंपाउंडिंग अमाउंट होगा वो अलग हो सकता है। गाइडेंस नोट में जो कंपाउंडिंग अमाउंट बताया गया है वो, तो गाइडेंस नोट जिसको भी हम देखने वाले हैं उसमें जो कंपाउंडिंग अमाउंट बताया गया है उसको रेफरेंस के तौर पे लिया जाएगा, ओके। ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, यहाँ पे इस बात को क्लेरिफाई किया गया है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे यहाँ पे, बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देती हूँ क्योंकि ये हमारी गाइडलाइंस का पार्ट है और हम पूरा गाइडलाइन कवर कर रहे हैं तो इसीलिए, ओके। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं 2 कॉलम है, तो एक में टाइप ऑफ कॉन्ट्रवेंशन बताया गया है और दूसरे कॉलम में फॉर्मूला बताया गया है कि किस तरीके से इस तरह के कॉन्ट्रवेंशन के लिए जो कंपाउंडिंग अमाउंट है वो कैलकुलेट किया जाएगा, ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग या सबमिशन रिलेटेड अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन होता है इस एक्ट के प्रोविजंस के तहत, तो यहाँ पे इस केस में कंपाउंडिंग अमाउंट कितना होगा, तो यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट होगा 10,000 रुपीज़ का, जो कंपाउंडिंग अमाउंट होगा उसमें फिक्स्ड अमाउंट होगा 10,000 रुपीज़ का, जो कि हर एप्लीकेशन
जो कि ईच रेगुलेशन और जो रूल को कॉन्ट्रवीन किया जाएगा उसके लिए होगा किसी कंपाउंडिंग एप्लीकेशन के अंदर, प्लस वेरिएबल अमाउंट होगा। अब ये जो वेरिएबल अमाउंट है ये डिपेंड करेगा कि जो कॉन्ट्रवेंशन हुआ है उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है। तो जो कॉन्ट्रवेंशन हुआ है अगर उसमें 10 लाख रुपीज से कम पैसा इन्वॉल्व है तो इस केस में जो कंपाउंडिंग अमाउंट होगा वो यहाँ पे 1000 रुपीज पर ईयर होगा। तो ये 1000 रुपीज पर ईयर को वेरिएबल अमाउंट के तौर पे लिया जाएगा और फिर इसको फिक्स्ड अमाउंट में ऐड करके जो कंपाउंडिंग अमाउंट है वो कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, इसी हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 10 लाख रुपीज या इससे ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है कॉन्ट्रवेंशन में, लेकिन 40 लाख रुपीज से कम पैसा इन्वॉल्व है, तो इस केस में जो कंपाउंडिंग अमाउंट होगा वो 2500 रुपीज पर ईयर होगा। तो इसको एज अ वेरिएबल अमाउंट के तौर पे लिया जाएगा और जो फिक्स्ड अमाउंट है 10,000 का उसमें ऐड किया जाएगा और फिर कंपाउंडिंग अमाउंट निकाला जाएगा। ओके, इन सब के अलावा देखिए अगर यहाँ पे जो रिपोर्टिंग कॉन्ट्रवेंशन है वो लिएजन ऑफिस या ब्रांच ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस के द्वारा किया जाता है, तो जो फॉरेन कंपनी का भारत के अंदर लिएजन ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, प्रोजेक्ट ऑफिस है, अगर उन सब के द्वारा रिपोर्टिंग कॉन्ट्रवेंशन किया जाता है तो इस केस में भी जो कंपाउंडिंग अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा वो जो अभी हमने देखा फिक्स्ड अमाउंट प्लस वेरिएबल अमाउंट उसी के आधार पे कैलकुलेट किया जाएगा। बस यहाँ पे एक बात को ध्यान में रखा जाएगा कि ये जो मैक्सिमम कंपाउंडिंग अमाउंट होगा वो 2 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं हो सकता है। ओके, और प्रोजेक्ट ऑफिस के केस में जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसका 10% के आधार पे जो कंपाउंडिंग अमाउंट है वो कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप चाहे तो उसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अलग अलग जो डॉक्यूमेंट है उसको जो सबमिट करना होता है, तो अगर उसको लेकर के कॉन्ट्रवेंशन होता है तो उसके लिए किस तरीके से कंपाउंडिंग अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का बात किया गया है, AAC विच इज एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट, APR विच इज एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, FLAR फॉरेन लिएजन ऑफिस एनुअल रिपोर्ट। तो ये सब अलग अलग डॉक्यूमेंट है, शेयर सर्टिफिकेट। तो अगर इसका सबमिशन नहीं होता है टाइमली तो इस केस में किस तरीके से कंपाउंडिंग अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा, तो पर डॉक्यूमेंट के लिए जो पर डॉक्यूमेंट का सबमिशन में डिले होगा इसके लिए यहाँ पे जो कंपाउंडिंग अमाउंट होगा वो कितना होगा, 10,000 रुपीज। ओके, और अगर जो शेयर सर्टिफिकेट होता है, अगर आपको पता होगा कि अगर आप किसी कंपनी में शेयर्स बाई करते हैं तो यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि उस कंपनी के ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई पर्सन है उसने किसी कंपनी के अंदर शेयर्स में इन्वेस्ट किया और उसको शेयर सर्टिफिकेट मिलने वाला था, लेकिन उसको जिस पीरियड के अंदर शेयर सर्टिफिकेट मिलने वाला था वो नहीं मिला, या फिर उसको शेयर सर्टिफिकेट मिला ही नहीं, डीले से मिला या फिर मिला ही नहीं। तो इस केस में जो भी कॉन्ट्रवीनर होगा जिसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का, उसको यहाँ पे उसने यहाँ पे कॉन्ट्रवेंशन किया है तो उसका जो कंपाउंडिंग होगा, तो कंपाउंडिंग अमाउंट कितना होगा, 10,000 रुपीज पर ईयर होगा। हालांकि ये जो टोटल पैसा इन्वेस्टमेंट होगा उसका 300% से ज़्यादा नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में। ओके, तो अगर टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड लेट्स से कि 5,000 रुपीज़ है तो यहाँ पे जो कंपाउंडिंग अमाउंट होगा वो 15,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? इसके बाद देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि कोई कंपनी है और उसने फॉरेन इन्वेस्टर को उसको जो शेयर अलाउड करना था वो उसने नहीं किया, या फिर अगर अलाउड किया भी तो स्टिपुलेटेड पीरियड के बाद किया, या अलाउड नहीं किया रिफंड भी किया तो वो जो टाइम दिया हुआ था उसके बाद किया। तो इस केस में यहाँ पे उसके द्वारा कॉन्ट्रवेंशन हुआ है तो उसका जो कंपाउंडिंग होगा उसके लिए कंपाउंडिंग अमाउंट कितना होगा, तो 30,000 रुपीज़ का फिक्स्ड अमाउंट होगा प्लस वेरिएबल अमाउंट। और ये जो वेरिएबल अमाउंट है वो डिपेंड करेगा कि कितने दिन का डिले हुआ है या नॉन सबमिशन हुआ है। तो अगर 1 साल से कम का डिले हुआ है तो इस केस में कॉन्ट्रवेंशन में जो अमाउंट इन्वॉल्व होगा उसका 0.30% वेरिएबल अमाउंट के तौर पे निकाला जाएगा और उसको फिर फिक्स्ड अमाउंट में ऐड करके कंपाउंडिंग अमाउंट तय किया जाएगा। ओके, समझ में आ गया ये वाला? इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर गारंटी के इशुएंस को लेकर के किसी तरह का कॉन्ट्रवेंशन हुआ है तो इसके लिए कंपाउंडिंग अमाउंट कितना होगा, तो इसके लिए जो कंपाउंडिंग अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा तो फिक्स्ड अमाउंट होगा 5 लाख रुपीज़ का फॉर ईच रेगुलेशन रूल कॉन्ट्रवेन, और यहाँ पे प्लस वेरिएबल अमाउंट। तो वेरिएबल अमाउंट डिपेंड करेगा कि जो कॉन्ट्रवेंशन का ड्यूरेशन है वो कितना है। तो अगर 1 साल से कम कॉन्ट्रवेंशन का ड्यूरेशन है तो यहाँ पे इस केस में कॉन्ट्रवेंशन में जो अमाउंट इन्वॉल्व होगा उसका 0.050% निकाला जाएगा वेरिएबल अमाउंट के तौर पे और फिर इसको फिक्स्ड अमाउंट में ऐड किया जाएगा। ठीक है, इन सब के अलावा यहाँ पे जो भी दूसरा नॉन रिपोर्टिंग कॉन्ट्रवेंशन होता है उसका जो कंपाउंडिंग होगा उसके लिए
जो कंपाउंडिंग अमाउंट होगा वो कैसे निकाला जाएगा, तो फिक्स्ड अमाउंट होगा 50,000 रुपीज फॉर ईच रेगुलेशन रूल कॉन्ट्रवीन प्लस वेरिएबल अमाउंट, और वेरिएबल अमाउंट भी डिपेंड करेगा कि कॉन्ट्रवेंशन का जो ड्यूरेशन है वो क्या है। तो अगर 1 साल से कम का ड्यूरेशन रहेगा तो कॉन्ट्रवेंशन में जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है उसका 0.50% निकाला जाएगा और उसको वेरिएबल अमाउंट के तौर पे लेके फिक्स्ड अमाउंट में ऐड करके जो कंपाउंडिंग अमाउंट है वो तय किया जाएगा। ओके, तो ये पूरा यहाँ पे गाइडेंस नोट दिया गया है जिसमें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रवेंशन बताया गया है और फॉर्मूला बताया गया है, और यहाँ पे आरबीआई ने क्लेरिफाई कर दिया है कि जो एक्चुअल कंपाउंडिंग अमाउंट होगा वो गाइडेंस नोट में जो कंपाउंडिंग अमाउंट है उससे अलग हो सकता है। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द जो केस का सर्कमस्टांसेस है उसके ऊपर। ठीक है, अब देखिए जो भी हमने कंपाउंडिंग अमाउंट ऊपर देखा तो यहाँ पे उसको लेकर के कुछ कुछ कंडीशंस भी है, जैसे कि सबसे पहला कंडीशन क्या है कि किसी भी कंडीशन में कॉन्ट्रवेंशन में जो अमाउंट इन्वॉल्व होगा वो उसके 300% से ज़्यादा कंपाउंडिंग अमाउंट नहीं हो सकता है। तो लेट्स से कि कोई कॉन्ट्रवेंशन हुआ है और उसमें जो पैसा इन्वॉल्व है वो 50,000 रुपीज़ है, तो यहाँ पे उस कॉन्ट्रवेंशन का जो कंपाउंडिंग होगा तो कंपाउंडिंग अमाउंट 1,50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे द कंपाउंडिंग अमाउंट पेबल शेल नॉट एक्सीड 300% ऑफ द सम इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रवेंशन। तो सबसे पहला कंडीशन तो ये है। इसके बाद देखिए अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन है जिसमें जो पैसा इन्वॉल्व है वो 1 लाख रुपीज से कम है, तो इस केस में जो टोटल कंपाउंडिंग अमाउंट होगा वो कितना होगा, तो कॉन्ट्रवेंशन में जो सम इन्वॉल्व होगा उसके ऊपर 5% पर एनएम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट रेट निकाला जाएगा जितना भी पीरियड के लिए कॉन्ट्रवेंशन हुआ है उसके लिए, और जो अमाउंट होगा उससे ज़्यादा टोटल कंपाउंडिंग अमाउंट नहीं हो सकता है। ओके, इन केस ऑफ रिपोर्टिंग कॉन्ट्रवेंशन, और अदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रवेंशन के लिए जो रिपोर्टिंग कॉन्ट्रवेंशन नहीं है तो इस केस में जो कॉन्ट्रवेंशन में पैसा इन्वॉल्व होगा उसके ऊपर 10% पर एनएम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट रेट निकाला जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रवेंशन, और जो अमाउंट होगा उससे ज़्यादा टोटल कंपाउंडिंग अमाउंट नहीं हो सकता है। ओके, एक और बार इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन है जिसमें जो पैसा इन्वॉल्व है वो 1 लाख रुपीज से कम है, तो इस केस में जो टोटल कंपाउंडिंग अमाउंट होगा वो कॉन्ट्रवेंशन में जो सम इन्वॉल्व है उसके 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट उसका निकाला जाएगा जितने भी पीरियड के लिए कॉन्ट्रवेंशन हुआ है, और उस अमाउंट से ज़्यादा टोटल कंपाउंडिंग अमाउंट नहीं हो सकता इस केस में। ओके, अगर ये रिपोर्टिंग कॉन्ट्रवेंशन है तो अदर कॉन्ट्रवेंशन के लिए यहाँ पे जो भी सम इन्वॉल्व होगा उसके ऊपर 10% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट रेट निकाला जाएगा जितने भी पीरियड के लिए कॉन्ट्रवेंशन हुआ है उसके लिए, और वो अमाउंट उससे ज़्यादा टोटल कंपाउंडिंग अमाउंट नहीं हो सकता है। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे फेमा 20/2000 आरबी कॉन्ट्रवेंशंस के स्केड्यूल 1 के पैराग्राफ 8 के अंदर जो कंपाउंडिंग अमाउंट पेबल होगा तो यहाँ पे उसके लिए कुछ कुछ फर्दर कंडीशंस बताए गए हैं। ओके, तो अगर शेयर्स अलाउड किया गया है 180 डेज के बाद बिना आरबीआई के अप्रूवल के, तो इस केस में जो कंपाउंडिंग अमाउंट डिसाइडेड होगा वो 1.25 टाइम्स से बढ़ जाएगा। लेट्स से कि कंपाउंडिंग अमाउंट 10,000 रुपीज है, तो यहाँ पे ये 1.25 टाइम्स से बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12,500 रुपीज हो जाएगा। ओके, अब मान लीजिए कि जो शेयर्स है वो अलाउड नहीं किया गया है और जो यहाँ पे रिफंड है वो 180 डेज के बाद हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परमिशन के साथ, तो जो कंपाउंडिंग अमाउंट है वो 1.50 टाइम्स से बढ़ जाएगा। तो लेट्स से कि कंपाउंडिंग अमाउंट अगर 10,000 रुपीज है तो ये जो एडजस्टेड कंपाउंडिंग अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, इसका 1.50 15,000 हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कि जो शेयर्स है वो अलाउड नहीं किया गया है और जो रिफंड है वो 180 डेज के बाद तो किया गया लेकिन बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परमिशन के किया गया, तो इस केस में जो कंपाउंडिंग अमाउंट है वो 1.75 टाइम से बढ़ जाएगा। ओके, तो जो एडजस्टेड कंपाउंडिंग अमाउंट होगा, लेट्स से कि कंपाउंडिंग अमाउंट है 10,000 रुपीज, तो जो एडजस्टेड कंपाउंडिंग अमाउंट होगा इस केस में वो कितना हो जाएगा 17,500 रुपीज हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर कोई एप्लीकेंट है जिसके अगेंस्ट में कंपाउंडिंग ऑर्डर पास हुआ है और कंपाउंडिंग ऑर्डर के अंदर जो कंपाउंडिंग अमाउंट मेंशन था वो अमाउंट एप्लीकेंट के द्वारा पे नहीं किया गया है और फिर वो सेम पर्सन के द्वारा जो कंपाउंडिंग है उसके लिए रीअप्लाई किया जाता है, तो इस केस में जो कंपाउंडिंग अमाउंट है वो अर्लियर कंपाउंडिंग अमाउंट के 50% से बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक चीज मेंशन किया गया है।
अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो कंपाउंडिंग ऑर्डर है वो इशू किया जाएगा, तो इसको थोड़ा सा हमने पहले देख लिया था, यहाँ पे और अच्छे से बताया गया है। तो जो कंपाउंडिंग अथॉरिटी है वो कंपाउंडिंग ऑर्डर कब पास करेगा, तो पहले तो जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट को मौका दिया जाएगा अपना साइड रखने का, और उसके बाद यहाँ पे जिस डेट को कंपाउंडिंग एप्लीकेशन रिसीव हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उस डेट के 180 डेज के अंदर जो कंपाउंडिंग अथॉरिटी है वो कंपाउंडिंग ऑर्डर पास कर देगा। ओके, और यहाँ पे जो कंपाउंडिंग ऑर्डर पास किया जाएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके कंपाउंडिंग ऑर्डर पास किया जाएगा। एप्लीकेशन के अंदर जो भी डिटेल्स है उसके आधार पे, जो पर्सनल हियरिंग हुआ था उस दौरान कॉन्ट्रवीनर के द्वारा जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया था उसके आधार पे जो कंपाउंडिंग ऑर्डर है वो पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिस डेट को कंपाउंडिंग एप्लीकेशन रिसीव हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके 180 डेज के अंदर जो कंपाउंडिंग अथॉरिटी है उसको कंपाउंडिंग ऑर्डर पास कर देना है। ओके, और यहाँ पे कंपाउंडिंग ऑर्डर पास करने से पहले एप्लीकेंट को यहाँ पे अपना साइड रखने का मौका भी देना है। ओके, उसको पर्सनल हियरिंग का चॉइस भी देना है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो भी कंपाउंडिंग अमाउंट होगा, किसी व्यक्ति के द्वारा कॉन्ट्रवेंशन किया गया, उसने डिसाइड किया कि उस कॉन्ट्रवेंशन का सेटलमेंट वो कंपाउंडिंग के थ्रू करेगा, तो जो भी कंपाउंडिंग अमाउंट होगा कंपाउंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो इसका पेमेंट कैसे किया जा सकता है, तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फेवर में डिमांड ड्राफ्ट इशू करके पेमेंट किया जा सकता है, या फिर NEFT के थ्रू, या फिर RTGS के थ्रू किया जा सकता है, या फिर किसी भी परमिसिबल इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू किया जा सकता है। कब तक किया जा सकता है, मतलब कि कितने दिनों के अंदर करना होगा, तो जो ऑर्डर ऑफ जो डेट होगा कंपाउंडिंग ऑर्डर का उसके 15 डेज के अंदर जो ये कंपाउंडिंग अमाउंट है वो पे कर देना होगा कॉन्ट्रवीनर को, जो एप्लीकेंट है उसको पे कर देना होगा। ओके, तो जो डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ कंपाउंडिंग है इसके 15 डेज के अंदर जो कंपाउंडिंग अमाउंट है उसका पेमेंट हो जाना चाहिए। ओके, और यहाँ पे जो कंपाउंडिंग अमाउंट का पेमेंट होगा तो इसका इंटीमेशन भी भेजना पड़ेगा, और यहाँ पे कब इंटीमेशन भेजना पड़ेगा, तो जब पेमेंट हुआ है उसके नॉट लेटर देन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर तो जो इंटीमेशन है वो भेज ही देना होगा। ओके, जो नोटिस है वो भेज देना होगा कि जो कंपाउंडिंग अमाउंट है उसका पेमेंट हो गया है। तो ये पूरा हमारा ये सर्कुलर था कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रवेंशंस अंडर फेमा 99 के लिए जो गाइडलाइंस इशू किया गया उसको हमने डिस्कस किया है। तो ये हमारा लेक्चर 1 था। लेक्चर 2 में हम जो दूसरा सर्कुलर है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी सर्कुलर था इसीलिए इसको समझने में टाइम लग गया, तो आज के इस लेक्चर में हम इसी को डिस्कस कर पाए हैं, लेकिन नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं कोशिश करूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सर्कुलर को हम डिस्कस कर लें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।